हेलो फ्रेंड्स, हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी जो आने वाले एग्ज़ाम हैं यूपी ट्रिपल एस सी के जितने, उसकी प्रैक्टिस आज से स्टार्ट करेंगे। ये उसी के रिगार्डिंग जीके का सेट 1 है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में इब्न बतूता आया था? तो इब्न बतूता आप देख सकते हैं, इब्न बतूता 1335 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका में। ठीक है। इसका मूल नाम क्या था? शेख फ़तेह अबू अब्दुल्ला यानी अब्दुल्ला मोहम्मद बिन बताता था। ठीक है। चलिए इसको डिटेल देख लीजिए। इसकी एक बुक पूछी जाती है, रेहला बुक किसने लिखी? रेहला तो इब्न बतूता ने। ठीक है, ये देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जीव में ऊर्जा उत्पन्न करती है? तो जीव में जो प्रक्रिया ऊर्जा उत्पन्न करती है वो है श्वसन। कौन सी है? श्वसन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत में बैंकों द्वारा कृषि में सूक्ष्म वित्त प्रयास महिलाओं के एक छोटे समूह के गठन पर टिकी हुई है, उसे कहा जाता है। तो महिलाओं का जो ये सूक्ष्म वित्त प्रयास है उसका एक नाम दिया जाता है स्वावलंबन दल। क्या? स्वावलंबन दल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये सब एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एस सी के पिछले 5-6 सालों के पेपर से हम लिए हैं। ठीक है। और इसी तरह हमारे 80-90 सेट आएंगे। सब क्वेश्चन रिपीट करने की संभावना है। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धान की फसल के 3 मौसम हैं? तो धान की फसल के 3 मौसम ब्रह्मपुत्र घाटी में है। कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र घाटी में। ठीक है। धान की फसल के 3 उपयुक्त मौसम ब्रह्मपुत्र घाटी में है। और ब्रह्मपुत्र की घाटी का अधिकांश भाग पूर्वोत्तर भारत में है। पूर्वोत्तर भारत के राज्य आप जान ही रहे हैं, जो 7 सिस्टर वाले राज्य हैं। ठीक है। देवनामप्री के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रहे, अशोक को देवनामप्री के नाम से जाना जाता था। किसको? अशोक को। अशोक को उसके अभिलेखों में देवनामप्री संबोधित किया गया है। भाब्रू अभिलेख, जैसे अशोक के कई अभिलेख थे तो सबके अभिलेखों के कुछ कुछ नाम हैं। तो भाब्रू अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी भी कहा गया है। याद रहे, ये भी पूछा जाता है अशोक को किस अभिलेख में प्रियदर्शी कहा गया? तो भाब्रू अभिलेख में। ठीक है। तथा मास्की अभिलेख में बुद्ध शाक्य कहा गया है इन्हें। ठीक है। बुद्ध शाक्य भी इन्हीं को कहा जाता था, अशोक को। किस अभिलेख में ये पता चलता है? मास्की अभिलेख में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। निम्नलिखित में किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित है? तक्षशिला शहर किसके बीच स्थित है? तो सिंधु तथा झेलम नदी के बीच तक्षशिला शहर स्थित है। और कहाँ पे? पाकिस्तान के रावलपिंडी ज़िले में। ठीक है। तक्षशिला प्राचीन काल में शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र रहा है, आप जान ही सकते हैं। ये विश्वविद्यालय रहा है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता कहा जाता था और भारत का तोता भी कहा जाता था, किसके दरबार में थे? तो अमीर खुसरो वैसे तो 8 सुल्तानों का काल देखा, लेकिन वो मेन किसके शासनकाल में थे? अलाउद्दीन के। किसके? अलाउद्दीन के। ठीक है। अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। हाँ, और ये मुस्लिम कवि थे, परंतु हिंदी के शब्द को खुलकर प्रयोग करते थे। उन्होंने हिंदी और फारसी को एक साथ मिलाया और खड़ी बोली को जन्म दिया। ठीक है। अमीर खुसरो को तुर्कल्लाह जैसी उपाधि भी दी गई। याद रहे, तुर्कल्लाह किसको कहते थे? तो अमीर खुसरो को। ठीक। भारत में आयकर को कहा जाता है, तो भारत में आयकर को प्रत्यक्ष और प्रगामी कर कहते हैं। प्रत्यक्ष और प्रगामी कर। प्रगामी कर उसे कहते हैं यदि कर के आधार में, मतलब टैक्स के आधार में वृद्धि के साथ साथ यदि टैक्स की दर में भी वृद्धि हो तो उसे प्रगामी टैक्स कहते हैं या कर कहते हैं। कर मतलब टैक्स। ठीक। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा आप देख लीजिए, जोजिला दर्रा श्रीनगर
और लेह को, यानी लेह और श्रीनगर को, ठीक है, श्रीनगर और लेह को, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, श्रीनगर और लेह कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में कौन एक मकसद नहीं था? पहली बात तो क्वेश्चन पूछा जाता है जब बंगाल विभाजन हुआ तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन के जो बंगाल विभाजन किया था उसके पीछे इनमें से कौन सा कारण नहीं था या कौन सा उसका मकसद नहीं था? जनरली तो पूछता है क्या मकसद था, लेकिन इसमें क्या मकसद नहीं था उसका। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का कारण जनता को बताया कि जरूरी प्रशासनिक सुविधा के कारण बंगाल का विभाजन। लॉर्ड कर्जन कहा जनता से कि ये जरूरी है जनता के लिए विभाजन करना, परंतु उसका मकसद बंगाल की राष्ट्रीयता को भंग करना था एवं सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना था, ताकि अंग्रेज बांटो और शासन करो नीति की में सफल हो सके। 20 जुलाई 1950 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। 7 अगस्त 1905 ईस्वी में कोलकाता में बंगाल विभाजन के विरुद्ध ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव किया गया। ये 1950 ना होके 1905 है, ठीक है। 1905 में बंगाल विभाजन कहा जाता है, ठीक है। कोलकाता में बंगाल विभाजन के विरुद्ध ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ और स्वदेशी अपनाने पर बल दिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हो गया। पूरे बंगाल में इसे शोक दिवस के रूप में मनाया गया 16 अक्टूबर को, याद रहे, ठीक है। तो इसमें क्या कारण नहीं था? इसमें देखिए कह रहा है उसका मकसद क्या नहीं था? बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, बांटो और शासन करो की नीति करना, ये सब तो था। ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन करना, ये सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना, ऐसा तो ऑप्शन नहीं है। यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल गलत है, यही सही है, ठीक है, कि उसका ये मकसद नहीं था कि भार कम करे प्रशासन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है? भारत और ईरान से, ईरान और पाकिस्तान से, भारत और सऊदी अरब से, ईरान और इराक से। तो कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से सऊदी अरब राज्य में प्रवेश करती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, राजस्थान। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भारत और सऊदी अरब। कौन सा? भारत और सऊदी अरब से गुजरती है, ठीक है, इनमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक। महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा राष्ट्र स्थापित गुप्त समाज को कहा गया, ठीक है। तो इनका क्या था भाई? महाराष्ट्र में 1900 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर, जिसे वीडी सावरकर कहते हैं, द्वारा स्थापित गुप्त समाज को मित्र मेला कहा जाता था। मित्र मेला ही 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया। याद रहे अभिनव भारत के लिए किसे जाना जाता है? तो भी वीडी सावरकर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने किसे हराया था? हैदर अली को, पेशवा माधवराव को, टीपू सुल्तान को या बाजीराव को? तो श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान को हराया था। श्रीरंगपट्टनम की संधि 17 ईस्वी में हुई। इस संधि में टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों को अपने राज्य का आधा भू क्षेत्र तथा उनके साथी मराठा और निजाम को भी कुछ भूभाग देने पड़े। तो किसको हराया था अंग्रेज़ों ने? टीपू सुल्तान को। किसको? टीपू सुल्तान। किन देशों के बीच कारपेट एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है? कारपेट समुद्री अभ्यास भाई किसके किसके बीच है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच। किसके बीच? भारत और इंडोनेशिया के बीच, ठीक है। ये हिंद महासागर में होता है। छोटे छोटे द्वीप समूहों को, अच्छा ये इंडोनेशिया क्या है? इंडोनेशिया कोई एक वैसे देश नहीं है। इंडोनेशिया जो है, जो हिंद महासागर में छोटे छोटे द्वीप है ना, उन्हीं के समूह को संयुक्त रूप से इंडोनेशिया कहा जाता है। इंडोनेशिया में कई द्वीप शामिल है। उसमें क्या क्या है?
जावा, सुमात्रा, मलेशिया, बर्निया, फिलीपींस, ये सब। इंडोनेशिया किसके लिए प्रसिद्ध है? मसालों के लिए। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? तो भाई देखते हैं, राजकुंवर सिंह थे कि राजा महेंद्र प्रताप थे, छत्रपति साहू जी, नाना साहेब। तो भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र राजकुमार राजा महेंद्र प्रताप थे। इन्होंने चारों धर्मों हिंदू, मुस्लिम, ईसाई को एक साथ माना, इसी कारण इनका नाम पीटर पीर भी पड़ा। पीटर पीर प्रताप भी कहते थे इनको। ठीक। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो आलमबाग में। कहाँ पे? आलमबाग। और आलमबाग कहाँ? लखनऊ में। ठीक है। भारतीय संविधान को माना गया है, भारतीय संविधान संघीय है कि एकात्मक है कि संसदीय है कि रूप में विधान संघीय और भावना में एकात्मक? तो कैसा है भाई? तो देखते हैं, भारतीय संविधान को विधान रूप में संघीय और भावना में एकात्मक माना गया है। दोनों कहा गया, एकात्मक और संघीय दोनों। एकात्मक संविधान वह संविधान होता है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित हैं। तो अपने यहाँ क्या केवल ऐसा संविधान है? भाई केंद्र सरकार मेन होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो केंद्र चाहे वही पूरा करेगी। तो एकात्मक तो है, लेकिन पूरी तरह से एकात्मक ही नहीं है। संघात्मक क्या है? संघात्मक संविधान वह है जिसमें शक्तियाँ केंद्र और राज्यों में विभाजित रहती हैं तथा दोनों अलग अलग स्वतंत्र होकर अपना कार्य है भी अपने यहाँ। जैसे अपने यहाँ प्राइम मिनिस्टर अलग, मुख्यमंत्री अपने से भी फैसले ले सकते हैं ना। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो हमारे भीमराव अम्बेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे जो लंदन में हुआ था ना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन एग्जाम में पूछा जाता है कब हुआ? तो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक हुआ। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931। ये सब लंदन में हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1931 से 24 दिसंबर 1932। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो बताइए भाई। अरावली कहा जाता है ना, ये एक वलित पर्वत भी है, फोल्डिंग माउंटेन जिसको कहते हैं। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में है। यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है जो माउंट आबू। पूछा जाता है माउंट आबू कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में स्थित है, जिसका नाम गुरु शिखर है। तो माउंट आबू राजस्थान में है और वहीं पे गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है अरावली की। ठीक है, 1722 मीटर। अरावली के पश्चिम की ओर से माही और लूनी नदी निकलती है, याद रहे एग्जाम में। विटामिन सी का रासायनिक नाम। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इससे स्कर्वी नामक रोग भी हो जाता है। विटामिन सी की कमी, मसूड़ों में खून आना, सूजना, यही सब विटामिन सी की कमी के कारण यह रोग वयस्क और बच्चों दोनों में होता है। ठीक है, स्कर्वी रोग में होता क्या है? मसूड़ों में से ब्लड आता है तथा दांतों का असमय टूटना। विटामिन सी के स्रोत क्या खाएं कि विटामिन सी की कमी ना हो आपको? टमाटर, पत्ता गोभी, प्याज, नींबू, अंकुरित चना, हरी साग सब्जियां, ये सब खाया करिए विटामिन सी से बचना हो तो, विटामिन सी की कमी से बचना हो तो। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे उत्तरदायित्व दिया है? ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय को। याद रहे, मौलिक अधिकारों को संरक्षण कौन देता है? उच्चतम न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है,
मौलिक अधिकारों को। भारतीय संविधान के भाग 3 में 6 मौलिक अधिकारों की बात की गई। कितने? 6 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन जीने के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं तथा जिनमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बताएंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट या जो भी वहाँ जस्टिस रहेंगे कि मेरे मूल अधिकारों का हनन हुआ है, आप मेरी रक्षा करिए, तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी नई मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश राज पर बम मारा एवं उसे मारने का प्रयास किया जो पहले कोलकाता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे? तो किसको मारा था भाई इन्होंने? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। तो किंग्सफोर्ड बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश थे। किस पे हमला किया था? किंग्सफोर्ड पे। किस पे? किंग्सफोर्ड पे। ठीक है, 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका। किंग स्पॉट बच गया, परंतु दुर्भाग्य से उसी गाड़ी में राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर केनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, परंतु खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। 1908 ईस्वी में 15 वर्ष की आयु में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई और वह सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी थे। पूछा जाता है सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी कौन हैं? खुदीराम बोस। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 2 से 8 अक्टूबर मनाया जाता है। कब? 2 से 8 अक्टूबर। वन्य जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर मनाया जाता है। देश में वन्य जीवों के संरक्षण की सर्वोच्च संस्था भारतीय वन्य जीव बोर्ड है। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय वन्य जीव का बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। भारतीय वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 को पारित किया गया तथा इसे समवर्ती सूची में स्थान दिया गया। समवर्ती सूची में जिस चीज़ को स्थान दे दिया जाता है उस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में केंद्र ही कानून बनाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। एक पौधे की पत्ती में किस प्रकार की कोशिका में क्लोरोफिल रहता है? अब तो बहुत पढ़े होंगे क्वेश्चन। पत्तियों का रंग हरा किस लिए होता है? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल के कारण ना। लेकिन ये अलग ही क्वेश्चन है, क्लोरोफिल से रिलेटेड है लेकिन अलग क्वेश्चन है कि किस प्रकार की कोशिका में क्लोरोफिल होता है? तो पैरेन्काइमा। किसमें? पैरेन्काइमा। पहला वाला ऑप्शन सही है। एक पौधे की पत्ती में पैरेन्काइमा प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है। अच्छा, जाइलम क्या होता है? जल से जाइलम, जल से जल। जाइलम का काम होता है पेड़ों में जल और खनिज लवणों को पहुंचाना। ठीक है, ठीक है। फ्लोएम का काम क्या है? फ से फ्लोएम, फ से फूड, यानी भोजन पहुंचाना पेड़ों से, पेड़ों के में, हाँ, जड़ों के थ्रू। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का केंद्र कब नष्ट हो गया? नालंदा विश्वविद्यालय आपको पता है बहुत ही। नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का केंद्र 200 ईस्वी में नष्ट हुआ। इसे 1197 ईस्वी में बख्तियार खिलजी नामक मुस्लिम आक्रमणकारी ने बौद्ध शिक्षण कार्य में बाधा डाली और नष्ट कर दिया। चलिए, किस पर्यावरणविद ने 1997 में मैग्सेसे पुरस्कार जीता तथा ताजमहल और गंगा की सफाई में एक प्रमुख भूमिका निभाई? तो कौन है भाई? महेश चंद्र मेहता। कौन थे? महेश चंद्र मेहता। ठीक है, 1997 ईस्वी में। पुरस्कार, ये जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है ना, एशिया का नोबेल भी इसे कहते हैं। ठीक है। शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण
किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई? तो बताइए। साइमन कमीशन का विरोध के लिए लाला लाजपत राय जाने जाते हैं। सबसे ज़्यादा उन जब विरोध कर रहे थे तो अंग्रेज उन पे खूब लाठी डंडे बरसाए, जिससे वो बीमार पड़ गए, फिर मृत्यु हो गई ना। तो साइमन कमीशन का उद्देश्य था कि वह साइमन कमीशन का विरोध क्यों हो रहा था? क्योंकि उसमें जो सदस्य थे वो एक भी भारतीय नहीं थे, सब अंग्रेज थे। साइमन कमीशन का उद्देश्य था कि वह ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में पता लगाए कि सरकार कैसे चल रही है, प्रतिनिधि संस्थाएं कहाँ तक ठीक कार्य कर रही हैं। मतलब साइमन कमीशन अंग्रेज लोग इसलिए भेजे थे कि जो अंग्रेज इंडिया में काम कर रहे हैं वो ठीक ठाक से काम कर रहे हैं कि नहीं अपना, ठीक है। शिक्षा की बढ़ोतरी कहाँ तक हुई, यही सब जांच करने के लिए ना। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया। सारे देश में नारा लग रहा था, साइमन कमीशन वापस जाओ, गो बैक ना। शुष्क हवा सांता आना कहाँ बहती है? शुष्क हवा सांता आना कहाँ बहती है भाई? साइबेरिया में कि अर्जेंटीना में, स्विट्ज़रलैंड, कहाँ पे? सांता आना हवा शुष्क और धूल भरी हवा है। यह शीत ऋतु तथा बसंत ऋतु में अक्सर बहती है। इसका प्रभाव तटीय दक्षिण कैलिफोर्निया तथा बाजा कैलिफोर्निया पर पड़ता है। कहाँ पे ये हवा बहती है सांता आना? कैलिफोर्निया। कहाँ पे? कैलिफोर्निया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट है, पेटागोनिया कहाँ स्थित है? तो पेटागोनिया का आप जान ही रहे हैं, पेटागोनिया के बारे में डिटेल देख लीजिए। पेटागोनिया एक प्रदूषित क्षेत्र है जो दक्षिण अमेरिका में महाद्वीप में है। पेटागोनिया पूछा जाता है कहाँ पे है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका किस देश में? अर्जेंटीना और चिली पर स्थित है। अर्जेंटीना और चिली पर स्थित है। इसका दक्षिणी भाग एंडीज पर्वतमाला पर है। पेटागोनिया एक मरुस्थल भी है, ठीक है। चलिए, इसी तरह हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। प्लीज़ स्टूडेंट, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह हमारे प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। अभी हमें 90 सेट करना है यूपी ट्रिपल एस सेट का, ये हमारा उसका पहला सेट था। धन्यवाद।